औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, गॉस इफ़ यू कैन कंफर्म मी कि कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। सो क्लास वेलकम टू द 14th क्लास ऑफ वेब एंड मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अच्छा, नाउ फ्यू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि आई फाउंड दिस थिंग दैट यू पीपल आर स्टिल फेसिंग। अच्छा, बात मेरी नीचे ऑफिस में शायद कीज होगी, ऑफिस बंद हो गया क्या है ना, तो उनको बोला कीज मुझे पहुंचाता है। ओके, सो देयर इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट थिंग इज दैट देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन सबमिटिंग द असाइनमेंट, राइट। आप लोगों को हम अगर कोई असाइनमेंट देते हैं तो in any case you have to submit the assignment, right? Those who will miss any single assignment will ultimately be out of the course. बहुत क्लियर बात। देखिए, जिसने हर असाइनमेंट सबमिट की होगी ना, एट द एंड ऑफ द डे हम उसको सारी सर्टिफिकेशन देंगे जिसका हमने आपसे वादा किया है। एक तो सिस्को की सर्टिफिकेशन हो गई, दूसरी जो सर्टिफिकेशन हमने देने का वादा किया है सिस्को की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। रिमेंबर वन थिंग, once we are done with the ECMAScript 5 हम लिनक्स को डिस्कस करेंगे and then we will be dealing with the Cisco certification। इसके साथ साथ हमने सिलानी की सर्टिफिकेशन तो आपको देनी ही है जो हर असाइनमेंट सबमिट करेगा, और साथ ही साथ हम जो है आपको जैसे पहले दिन ही हमने आपको बता दिया था कि हम आपको स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की भी सर्टिफिकेशन देंगे। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है? ये एक सेमी गवर्नमेंट का इदारा है जो कि हमारी एफिलिएशन पे मौजूद है, तो हम वो भी सर्टिफिकेट आपको देंगे। ये 3 सर्टिफिकेट इनिशियली तो ये कमिटमेंट है आपसे कि हम आपको ये देंगे। इसके साथ ही साथ सिटी एंड गिल्ड लंदन की सर्टिफिकेशन भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज एफिलिएटेड विद सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, उसमें कुछ एक कॉस्ट होती है ये लंदन की सर्टिफिकेशन में, बट उसका मसला नहीं है, वो सैलानी बियर करेंगे। ये उन्हीं को करवाएंगे जो कि टॉप स्कोरर्स होंगे, टॉप परफॉर्मर्स होंगे जो कि हमारे कोर्स के होंगे। उसको हो सकता है कि टॉप 10 को सैलानी स्पॉन्सर कर दे। तकरीबन 17 से 20 हज़ार रुपए की सर्टिफिकेशन है ये, जिसकी अगर आप लिंक्डइन पे लगाएंगे ना ये सर्टिफिकेशन, तो आपको विद इन अ डे और विद इन फ्यू आवर्स आपको जॉब ऑफर्स होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हम सर्टिफिकेशन भी आपको इंशाल्लाह ऑफर करेंगे, बट ये सारी चीजें उस वक्त हो सकती है कि जब आप हर एक असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, इफ यू विल मिस द असाइनमेंट वी विल अल्टीमेटली कंसीडर यू टू बी ड्रॉप्ड आउट। चाहे वो आप लोग प्रॉपरली काम कर रहे हो, आगे के मजीद असाइनमेंट कर रहे हो, बट कोई एक असाइनमेंट भी मिस किया तो हम आपको ड्रॉप आउट कर देंगे। सो दैट मीन्स कि आप लोगों को अब क्या करना है। देखिए, मेरे पास जावास्क्रिप्ट की बहुत लिमिटेड असाइनमेंट्स हैं, तकरीबन 1700-1800 के करीब आए। इससे पहले जो मेरे पास वेब के असाइनमेंट्स आए थे वो 3500-4000 असाइनमेंट्स आए थे। सो दैट मीन्स कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट को करने में थोड़ा सा मसला हो रहा है, मुश्किल हो रही है। इसके लिए हमने आप लोगों को पता है कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको हर तरीके से सपोर्ट कर सकें। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने आप लोगों के लिए एक हेल्प डेस्क रखी है। इंशाल्लाह सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को फिर से हेल्प डेस्क होगी जिसमें आप लोग जो है अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवा सकेंगे। इसके अलावा भी कुछ प्लान्स हैं जो मैंने सोचे हैं जो आप लोगों की हेल्प के लिए। मैं अभी इसको शेयर नहीं कर रहा क्योंकि मैं कर दूंगा तो मैं पाबंद हो जाऊंगा उन चीज़ों को करने का, बट मेरे प्लान्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए काम कर रहे होंगे टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स which is web and mobile hybrid application development using React, React Native and Stack technology। Okay, एक और चीज, वो ये चीज है कि क्योंकि मेरे पास सबमिशन 1700 या 1800 के करीब आई है, कम आई है, एक चांस और दे रहा हूं ये 20 चैप्टर्स के लिए। कल रात को 12 बजे से पहले आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट कराएं, उसके बाद मैं चेकिंग पे लगा दूंगा और हम आपके स्कोर्स देख लेंगे। कल रात को 12 बजे तक मैं ये लिंक बंद नहीं कर रहा, जिसने सबमिट नहीं करवाया वो करवा दे। फिर चाहे आपका लैपटॉप खराब हुआ हो,
चाहे वो आपने आपके app.js की फाइल गायब हो गई हो, चाहे वो आपका कोई भी मसला हो, आपके घर में कोई इश्यूज हो, आपके पर्सनल इश्यूज हो, प्रोफेशनल इश्यूज हो, कुछ भी मसला हो, we will not consider any masla of you. Please do not text me, do not text Gauss and do not text बासित कि सर ये मसला हो गया था, एक चांस दे दें. कल रात के 12 बजे जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट के करने का मैं आपको और एक और चांस दे रहा हूं. प्लीज डू इट सो दैट यू पीपल कैन गेट योर सेल्फ. अगर आज तक तमाम असाइनमेंट किए हैं और ये नहीं किया किसी भी वजह से, कल रात के 12 बजे तक कर लें. आज क्लास के फौरन बाद, आज हम 40 चैप्टर से कवर करने वाले हैं. आज क्लास के फौरन बाद इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जिसमें आपको 21 चैप्टर से लेके 40 चैप्टर्स तक के असाइनमेंट्स होंगे जो कि आप लोगों को करने हैं इन अ वीक. अब देखो, आप लोग अब यूज्ड टू हो जाने चाहिए कि यार अब मेहनत ज़्यादा करनी है. देखें, मैंने इसलिए नहीं असाइनमेंट अभी तक शेयर किए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत इश्यूज आ रहे थे कि सर ये तो 20 चैप्टर्स अब तक भी कंप्लीट नहीं हो रहे. तो प्लीज हमें देखें, हर तरीके से हम आपको अकोमोडेट कर रहे हैं. हमने आपसे कमिटमेंट चाहिए टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल. आप ये जानते हैं कि सैलानी के प्लेटफॉर्म पे हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को तालीम दे रहे हैं, आप लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बट येस वी विल बी गेटिंग वन थिंग एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम यू पीपल. और वो क्या होगा? वो होगा आपका खुद का सक्सेस. हमारी इतनी मेहनत के बाद अगर आप सक्सेसफुल नहीं होके दिखाते तो हम ये समझेंगे ये जितना टाइम दिया, जितने एफर्ट्स किए, ये सब रायगा है. आप लोगों को सक्सेसफुल होना है, ये हमारा अल्टीमेट विजन है और अल्टीमेट गोल है. और इंशाल्लाह हम ये वो टीम बनाने के लिए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान की. मैं बहुत खुशी होती है जब मेरे पास आप लोगों के समटाइम्स टैक्स आते हैं, सर मैं मुल्तान से हूँ, ये मैंने काम किया है. सर मैं लोधरा से हूँ, ये मैंने काम किया है. सर मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैं 14 साल का स्टूडेंट हूँ और मैंने ये काम किया है. सर मैं बलूचिस्तान कोयटा से हूँ. सर मैं चमन से हूँ. सर मैं इंटीरियर सिंध से, दादू से, शिकारपुर से, रानीपुर से, और कौन कौन से गांव आते हैं हमारे पास? पिशावर होता है, फैसलाबाद होते हैं, और रावलपिंडी होते हैं, और कोयटा होते हैं. फिर आपका कश्मीर से स्टूडेंट्स हैं हमारे पास. तो यार आई सल्यूट टू यू पीपल, द वे यू पीपल आर वर्किंग, द काइंड ऑफ डेडिकेशन यू आर गिविंग टू दिस कोर्स. इसको बरकरार रखो, इसको नहीं छोड़ना. इसका कुछ भी हो जाए, घर में कोई भी सिचुएशन हो जाए. मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, मैं डेफिनेटली नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता. सर मेरे घर में मेरे फादर की डेथ हो गई है एंड द सिचुएशन इज सच अ थिंग कि मैं इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकती. मैंने एक ही बात की उनको कि यार इफ थिंग्स आर हैव बिकम क्रिटिकल एट योर होम, सो रिमेंबर वन थिंग कि अपने जज्बात पे काबू करो. ठीक है, हर इंसान की जिंदगी में नुकसान होते हैं और फादर का जाना मैंने भी बेयर किया 2014 में. तो मेरे लिए तो मतलब लाइक एक बहुत बड़ा अल्लाह अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ इंसान से छीनता है ना, तो उसको साथ ही साथ ऐसी ताकत दे देता है कि जिसके थ्रू वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है. तो मैंने भी 2014 में अपने फादर को लूज किया था एंड आई एम द ओनली सन टू माय मदर. 2014 में व्हेन आई वाज 23 या 22 शायद, तो मेरे ऊपर पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी आ गई थी. मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई अपनी तारीफ या अपनी एग्जाम्पल देने की कोशिश नहीं कर रहा, बट एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि हर इंसान की जिंदगी में कोई भी नुकसान आ सकता है. तो इससे बड़ा नुकसान तो नहीं हो सकता. आप बोलोगे सर घर में मसले बहुत हैं, इश्यूज बहुत है, जॉब लग गई है मेरी, सर मेरे पास टाइम नहीं है. जॉब लग गई बहुत बेहतरीन चीज है, हम इवन के आके आपसे ट्रीट लेंगे, बट इस कोर्स को नहीं छोड़ना है. इस कोर्स को सेकंड प्रायोरिटी में किसी लेवल पे नहीं लेके आना. आपकी हर चीज जो है वो सेकंड प्रायोरिटी से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी इस कोर्स को दे चुके हो. Next 3 to 4 months is the life-changing opportunity for you people. Do not take it as granted and work extreme hard so that you people can cope up with the best. So sound issue है सादुल्ला, मेरे ख्याल से sound is okay. Okay sound? Okay.
ठीक है, सो आज के दिन हम फंक्शंस को करने के लिए जा रहे हैं, और फंक्शन से पहले हम डेट मैनिपुलेशन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये दोनों फंक्शन आज जो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग क्लास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं क्यों कहता हूं इसको इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाउ दिस इज द मेन बेस। फाउंडेशन होती है ना, कोई बिल्डिंग बनती है तो उसकी फाउंडेशन बनती है, तो फंक्शन इज द फाउंडेशन फॉर जावास्क्रिप्ट। फंक्शन, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड्स को कि फंक्शन इज द फाउंडेशन फॉर जावास्क्रिप्ट। Everything you people will be dealing in future will be based on function. JavaScript को आप functional language भी कहते हैं। Just remember, just imagine the importance of function कि JavaScript को आप functional language भी कहते हैं। तो you people can just realize that what kind of importance the function has in JavaScript. आज हम ये start करने के लिए जा रहे हैं। इसको बहुत थोड़ा सा मैं अभी फंक्शंस की कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करूंगा, एंड देन गॉस विल बी कमिंग एंड ही इज गोइंग टू डिस्क्राइब यू विद सम ऑफ द एग्जांपल्स। कुछ आप लोगों को करके दिखाएंगे काम, ताकि थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इन अ प्रॉपर वे फॉर यू पीपल। ठीक है, सो लेट मी शेयर विद द स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। ओके, सो what I'm going to do is that सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूं। today's class number 14, नंबर 14। ओके, इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया कि मैं आया CMD में, मैंने कोड लिखा, ठीक है, ओके जी, क्लास चलें जी। मैं सबसे पहले क्या कर देता हूं, index.html, app.js, इंडेक्स में आया, मैंने आपका जर्नल स्ट्रक्चर बना दिया। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, क्योंकि आपकी जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है स्क्रिप्ट को डिक्लेयर करने का वो है कि बॉडी सबसे एंड में आप स्क्रिप्ट को लगा दें, ताकि पहले आपकी यूआई अभी से यूज टू करने की हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इसकी आदत लग जाए। app.js आप यहाँ पर कर दें, और ये फाइल जो है app.js की फाइल है, ये आपकी यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। ओके जी, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लेट्स कम टू द चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 31, गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, अच्छा, डेट एंड टाइम क्या होता है कि आप सिंपली देयर इज अ फंक्शन नेम्ड एज न्यू डेट, राइट। अगर मैं सिंपली यहाँ पर खोल दूं, थोड़ा सा काम को फास्ट करने के लिए मैं खोल देता हूं कंसोल, राइट, और कंसोल को क्या कर देते हैं, एक अलग इसमें ले आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। ओके, तो ये हमारे पास कंसोल आ गया, सही है। अब इस कंसोल का मुझे क्या करना है, सिंपली आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, एंड दैट थिंग इज न्यू डेट, जो आपको बताया। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जब मैंने वार किया a इक्वल्स टू न्यू एंड डेट, राइट। तो ये न्यू डेट जो है बेसिकली आपके पास क्या है कि कंप्लीट डेट ले लेती है आपके पास। ठीक है, अगर मैं ए को मैं चेक करूंगा तो मेरे पास एक पूरी डेट आ जाएगी, डेट इज संडे जून 14 2020। आज जून है, संडे का दिन है, 14 तारीख है, 2020 इज द ईयर, 20 इज द डे टाइम, आवर्स। ठीक है, 8:23 हो रहे हैं,
और GMT 5:00 इज द पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो ये पूरा फॉर्मेट है जो कि आपके पास डेट का शो होता है, ठीक है। व्हाट आई कैन डू फर्दर इज कि अगर मैं यहां पर आऊं तो मैं इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम देखा था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ठीक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया और a.to स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। हमने स्ट्रिंग मतलब कन्वर्ट करना भी सीख चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, a.to स्ट्रिंग के थ्रू मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो a वेरिएबल के अंदर एक पूरी डेट फॉर्मेट था वो अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। फर्दर मैं क्या करूंगा, मैंने किया var b इक्वल्स टू a.slice, ठीक है। और मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, दो वैल्यूज देते हैं, 0, मैंने दे दिया 3, राइट, क्योंकि 1 माइनस तक जाता है। और अगर अच्छा, मेरे ख्याल से ये आपका जो है कंसोल के ऊपर रेंडर नहीं हो रहा शायद, नॉट अ फंक्शन। अगर मैं ए को चेक करता हूं तो ए मेरे पास स्ट्रिंग, अच्छा ओके, वार मैं कर देता हूं b इक्वल्स टू a.to स्ट्रिंग कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं var c इक्वल्स टू कर देता हूं b.slice एंड मैंने कर दिया 0,3, राइट। एंड अगर मैं c को चेक करता हूं तो c में मेरे पास क्या आ गया, संडे आ गया। ये लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन चेक की थी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल कि आप इसमें क्या कर सकते हो, इस पूरे डेट में फॉर एग्जांपल आपको डे चाहिए कि कौन सा दिन है, मंथ चाहिए, डेट चाहिए, ईयर चाहिए, तो आप इसको स्लाइस के मेथड के थ्रू अवेल कर सकते हैं। अच्छा, फर्दरमोर अगर हम इस तरफ आए तो आपके पास इसके कुछ और, जिस तरह से आपके पास यहाँ पर मौजूद है कि ऑल यू नीड टू डू हियर इज कि आपके पास यहाँ पे डे नेम्स मौजूद है, दैट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अच्छा, आपने क्या किया, वार नाउ इज इक्वल्स टू न्यू डेट किया, आपने नाउ के अंदर न्यू डेट को सेव कर लिया, वार द डे इज इक्वल्स टू नाउ डॉट गेट डे कर दिया। अच्छा, गेट डे क्या करता है कि आपको वो दिन बता देता है, सही है। अगर नाउ डॉट गेट डे आप देख रहे हैं और मेरे पास, अच्छा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने की कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ए के अंदर जो है ये पूरा मौजूद है, मैं अगर ए डॉट गेट डे करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास ये 0 आ रहा है। ये 0 क्यों आ रहा है क्लास, बिकॉज द वीक स्टार्ट्स विथ संडे, और संडे का जो इंडेक्स है वो है 0, मंडे का जो इंडेक्स होगा क्या होगा 1, ट्यूसडे का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर इस कोड को हम समझने की कोशिश करें तो आपके पास क्या एक एरे आ गई है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4, 5, 6। मैंने क्या किया है कि नाउ के अंदर न्यू डेट आपके पास शो कर दिया है। अच्छा, अब नाउ डॉट गेट डे में के थ्रू मेरे पास क्या आएगा, 0 वैल्यू आ जाएगी, यानी 0 इंडेक्स आ जाएगा। सिंपली मैंने एक और वेरिएबल बनाया, नेम ऑफ टुडेज डे नेम्स विच इज द नेम ऑफ एन एरे, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, द डे। द डे क्या है कि जिसके अंदर नाउ डॉट गेट डे, यानी उस दिन का इंडेक्स नंबर आएगा, इंडेक्स नंबर आ जाएगा तो आपके पास जैसे आज 0 इंडेक्स नंबर है तो संडे आपके पास शो हो जाएगा। तो ये डेट मैनिपुलेशन है जो कि आप लोग, अभी हम एक एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल, जिसमें आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, सॉरी एज मालूम कर सकते हैं आज की डेट के मुताबिक, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक आप लोग
कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर योर एज कि कितने साल के आप हो चुके हैं। बट उससे पहले हम थोड़ी सी चीजें को समझ लेते हैं और उसके बाद जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गेट डे है। गेट डे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 6 where 0 is संडे। गेट मंथ है 0 to 11 यानी 12 महीने होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 0 to 11। गेट डेट है तो ये 1 से लेके 31 तक होता है। 1 is the first of the month, पहली दिन, ठीक है। गेट फुल ईयर आपका साल आ जाएगा। गेट आवर्स 0 से लेके 23, 24 घंटे होते हैं तो 0 से लेके 23 होता है। गेट मिनट्स है तो 0 to 59। गेट सेकेंड है 0 to 59 होगा। मिनट्स भी 60 सेकेंड, मिनट्स भी 60 मिनट्स होते हैं और सेकेंड्स भी 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये 0 to 59। अच्छा, मिली सेकेंड, एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, तो आप मिली सेकेंड्स को भी अवेल कर सकते हैं। अच्छा, गेट टाइम क्या करता है? गेट टाइम ये करता है कि मिली सेकेंड कैलकुलेट करता है फ्रॉम जनवरी 1 1970, राइट। जनवरी 1 से लेके 1970 से लेके अभी तक जितने भी हुए हैं, तो आपके पास क्या कैलकुलेट करेगा? गेट टाइम को कैलकुलेट करेगा। अगर मैं इसको करके देखता हूं, फॉर एग्जाम्पल ए डॉट गेट टाइम, ठीक है, तो ये मेरे पास इतने मिली सेकेंड हुए हैं। कब से? 1 जनवरी 1970 से लेकर इतने मेरे पास मिली सेकेंड हुआ है। अच्छा, अगर मुझे मिली सेकेंड को कन्वर्ट करना है इनटू ईयर्स, तो मैं क्या करूंगा? मैं मिली सेकेंड को सबसे पहले डिवाइड बाय कर दूंगा 1000, फिर आपका क्या करूंगा, मतलब डिवाइड लगाऊंगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि एक महीने में नॉर्मली 30 डेज होता है, एंड मल्टीप्लाई बाय 12। तो आपके पास ईयर आ जाएंगे कि कितने आपने साल उस वक्त तक अभी तक के गुजारे, और इसी तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ को भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। न्यू डेट क्या है ये समझ में आ गई क्लास आप सबको? अभी तक जो हमने डिस्कस किया न्यू डेट का, ये समझ में आ गया क्लास आप सबको? बता दे कमेंट्स में। अच्छा, चलें, ये जो अब VS कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा जो कंसोल है उससे आउटपुट हमारा फौरी तौर पे एग्जीक्यूट होता है। VS कोड पे क्या है कि हमें बार बार कंसोल करके भी देखना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हैं, बट हियर थिंग्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड अ लिटिल फास्टर। कॉन्सेप्ट में जितना टाइम वहां पर डिलीवरी में गुजारेंगे उतना ही टाइम यहां पर भी लगेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब यहां देखिए आपके पास डी इक्वल्स टू न्यू डेट आ गया है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मैं एक दोबारा से, मेरे पास ए के अंदर क्या मौजूद है? कंप्लीट आपका ये मौजूद है, और मैं सबसे पहले क्या कर देता हूं? ए डॉट गेट डे कर देता हूं, तो मेरे पास संडे वो आ गया 0 इंडेक्स। फिर मैं क्या कर देता हूं? ए डॉट गेट मंथ कर देता हूं, ठीक है। मेरे पास 5वां महीना चल रहा है 0 से लेकर, यानी जून 6 है तो 0 से लेकर 5 यानी इंडेक्स नंबर 5 यानी 6th मंथ चल रहा है आपका। इसी तरह अगर मैं गेट सेकंड करता हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा? ए डॉट गेट सेकेंड्स, तो मेरे पास ये 2 सेकेंड आया था जो कि चला गया। अगर मैं गेट आवर्स करता हूं, ठीक है, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं कि ये 20 आवर्स चल रहा है, 8 बज के समथिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को बहुत सिंपल है। फुल ईयर करता हूं तो मेरे पास साल आ जाएगा, ए डॉट गेट फुल ईयर्स, राइट। तो मेरे पास, उप्स, मैं शायद कोई मिस्टेक कर दी है, फुल ईयर है शायद, ठीक है। तो मेरे पास 2020 ईयर आ गया। इसी तरह आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, गेट मिली सेकेंड्स, और गेट टाइम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर डन विद द इनिशियल ऑफ
डेट मैनिपुलेशन। अच्छा, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे मिली सेकेंड मालूम करना है फ्रॉम जनवरी 1 1970 और इस डेट का मालूम करना है। अच्छा, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं। तो इसको आप करके देख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली मैं यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ देता हूं, ठीक है। और तो इसको किस तरीके से कर लेते हैं, मैंने किया var dob राइट इक्वल्स टू मेरे पास जो डेट ऑफ बर्थ मेरी होगी वो मैं न्यू डेट के अंदर लिख देता हूं, ठीक है। दैट इज December 26 1991 राइट। आई होप द फॉर्मेट इज करेक्ट, ठीक है। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ओके। अच्छा, ये मेरे पास डीओबी में मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब मैं क्या करूंगा, गेट, सही है, डीओबी मिली में मालूम कर लेता हूं, ठीक है, इज इक्वल्स टू डीओबी डॉट गेट टाइम कर लिया मैंने, सही है। तो मेरे पास इसमें क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट मिली सेकेंड आ जाएंगे जनवरी 1 1970 से लेके 26 दिसंबर 1991 तक, ठीक है। और मैं क्या कर लेता हूं, वार टुडे कर लेता हूं इक्वल्स टू न्यू डेट, और ये मेरे पास आज का आ जाएगा। और मैं क्या करता हूं, वार टुडे मिली, यानी मिली सेकेंड्स आ जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, टुडे डॉट गेट टाइम कर रहा हूं, तो मेरे पास ओके ये टुडार हो गया है, सही है। तो इसको हम वैसे आपको करके उसमें भी दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी जस्ट एक एग्जांपल करके बता रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अच्छा, अब मेरे पास क्या 2 के मिली सेकेंड आ गए, यानी 1970 से लेके आज तक के मिली सेकेंड इस वेरिएबल में आ गए, और 1970 से लेके जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी उस तक के मिली सेकेंड मेरे पास डीओबी मिली में आ गए। तो मैं क्या कर रहा हूं, वार डिफ निकाल रहा हूं, सही। अगर मैं एक दफा करके देख लूं, चेक कर लें, तो मेरे पास ये मिली सेकेंड आ गए। इसी तरह टुडार मिली, तो इसके अंदर भी मिली सेकेंड आ गए, यानी ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये आज तक की 1970 जनवरी 1 से लेके आज तक की ये मिली सेकेंड्स हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, वार डिफ मालूम करूंगा, डिफरेंस राइट इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं मिली सेकेंड का डिफरेंस मालूम करूंगा, उसको फिर मैं कन्वर्ट करूंगा ईयर्स में, ठीक है। इज इक्वल्स टू मैंने क्या किया, टुडार मिली राइट माइनस डीओबी मिली, ठीक है। ये मेरे पास डिफरेंस आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंस को कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू ईयर्स। अगर मैं डिफ चेक करता हूं तो मेरे पास मतलब मेरी आज से लेके मेरी डेट ऑफ बर्थ तक के मिली सेकेंड कितने बनते हैं, वो मिली सेकेंड्स आ गए मेरे पास, ठीक है। वार कन्वर्ट या डिफ ईयर कर देता हूं, यानी ईयर में कन्वर्ट करना है, डिफ ईयर राइट। तो इसको क्या करूंगा मैं, सिंपली डिफ डिवाइड बाय 1000 मिली सेकेंड, सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय सेकेंड्स 60, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, मल्टीप्लाई बाय ओके आई थिंक आई एम डन। गॉस मेरे ख्याल से यहीं तक होगा ना, ओके सही है। 24 आवर्स एक दिन हो जाते हैं, और एक दिन के बाद आपके पास 30 डेज होते हैं एक महीने में, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, यानी मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मिली सेकेंड में किसको, ईयर्स में। तो मेरे पास डिफरेंस ईयर्स कितना आया, यानी मैं 28.88 ईयर्स का हो चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा,
सिंपली मैंने किया var एक्यूरेट एज, राइट, इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर कर दिया, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर ताकि मैं थोड़ा छोटा हो जाऊं, राइट, और मैंने क्या कर दिया इसमें डिफ एयर कर दिया, सही है, और मेरी एक्यूरेट एज जो है वो कितनी आ गई 28। तो मैं गॉस 28 का हूं, आप तो 40-50 कितने हो गया, ओके। सो ये सिंपली आपके पास जी बिल्कुल अनस जुल्फिकार, हमें कैमल केस का इस्तेमाल करना चाहिए वेरिएबल को यूज करते हुए, क्योंकि अभी हम जस्ट इनिशियल ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें इन चीज़ों का शुरू से ख्याल रखना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स यूज हो जाए। सो ये मेरे पास मेरी एज कैलकुलेट हो गई, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। इसको अगर मैं थोड़ा सा जल्दी से VS कोड में लिख दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है, var dob ले लिया, ठीक है। अच्छा dob क्योंकि स्ट्रिंग में देते हैं तो आप इसको सिंपली प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं, सही है, प्रॉम्प्ट दिया एंटर योर एज, ओ सॉरी एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और कॉमा करके दे देते ताकि जो तरीका है वो समझ में आ जाए, जैसे मेरा December 26, 1991, राइट। अच्छा फिर मेरे पास क्या हो रहा है कि मैंने उसके बाद क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। सबसे पहले मैंने जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसका क्या मिली सेकेंड निकाला, तो मैंने क्या किया var dob राइट मिली इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा दैट इज dob डॉट गेट टाइम, ठीक है। इसी तरीके से var टुडे हो जाएगा इक्वल्स टू न्यू डेट, राइट, और var टुडे मिली इक्वल्स टू टुडे डॉट गेट टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आपने करना है var diff इक्वल्स टू टुडे मिली माइनस dob मिली हो गया, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है var आपके पास क्या हो जाएगा एक्यूरेट एज, मैं पहले से ही मैथ डॉट फ्लोर का फंक्शन लगा देता हूँ, मैथ डॉट फ्लोर का जो मेथड है उसके अंदर मैंने क्या किया सिंपली डिफ डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो ये आ गया और हमने क्या कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया, सही है, एक्यूएच को, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये आपकी डेट ऑफ एज निकालने का तरीका है, सही है। यूजर से सिंपली आप लेंगे कि भाई आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दो और एक फॉर्मेट आपने दे दिया है, ठीक है, वो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। यहां पर आप Jan 1 1970, उप्स मैंने अपना 1911 लिख दिया था, ओके 1970 एक फॉर्मेट है, ये भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एज कैलकुलेट करने का तरीका है। अच्छा प्रॉम्प्ट के साथ प्लस लगा दें, बिल्कुल प्लस लगा दें, वैसे प्लस नहीं, आप इनिशियली एज ए स्ट्रिंग ही लोगे यहां पर, ठीक है। अच्छा प्रॉम्प्ट के साथ आपको क्या करना है न्यू डेट लगाना है, सॉरी एक चीज मैं भूल गया, न्यू डेट, और इसको जो है आप
ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने प्रॉम्प्ट न्यू डेट मालूम किया, इस जो भी आपका यूजर इनपुट देगा, और उसका फिर आपने गेट टाइम मालूम किया एंड सो ऑन, और आपके पास यहाँ पर एक्यूरेट एज आ जाएगा। इसको हम इंशाल्लाह शेयर भी कर देंगे ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं मैथ.फ्लोर यहाँ पर भी आपको करके दिखाया हुआ है। इसी तरीके से आप डी कोई भी डेट का एग्जैक्ट, अगर टाइम का भी मिली सेकेंड चाहिए तो आप साथ में टाइम भी दे सकते हैं। तो सिंपल इज दैट। अच्छा, सेट मेथड है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको सेट करना है, कोई ईयर सेट करना है, या आपको आवर सेट करना है, या आपको मिली सेकेंड सेट करना है, तो ये सब सेट आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से कंसोल में आ जाता हूं तो ए में मेरे पास ये है। ठीक है, और अगर मैं क्या करता हूं, ए डॉट सेट फुल ईयर कर देता हूं। ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या कर देता हूं, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर मैंने दे दिया 2001 लेट्स सपोज। तो मेरे पास अगर मैं ए चेक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जून 14 2001 हो गया। सही है, तो आप ईयर डेट वगैरह अपने मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। बहुत यार पानी दे दो बेटा, ठंडा ना हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक हो गया। सो इसी तरीके से आपके पास सेट मंथ भी कर सकते हैं, आप सेट आवर्स भी कर सकते हैं, मिनट, सेकेंड एंड सो ऑन, ये सारी चीजें कर सकते हैं। फंक्शंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट को जिस तरह आपको बताया गया है कि फंक्शन लैंग्वेज भी हम कहते हैं। अच्छा जी, आप यहां पे अगर कोड को देखें तो आपके पास फंक्शन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, फंक्शंस आपके पास जावास्क्रिप्ट में बेसिकली वो फॉर्मेट है कि जिसके थ्रू आप क्या काम करते हैं, आप एक सिंगल फंक्शन कॉल पे पूरा का पूरा काम एग्जीक्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आया यहां पर, ठीक है, इसको करता हूं कमेंट। फंक्शन बनाने का तरीका क्या है, सही है, फंक्शन आप किस तरीके से बनाते हो, पहले तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक है, फंक्शन आप इस तरीके से बनाते हो कि मैंने लिखा फंक्शन, ठीक है, और मैंने लिखा ग्रीट के नाम से, या चलो ग्रीटिंग कर दिया, और पैरेंथेसिस दिया, और ये जनरल स्ट्रक्चर है आपके फंक्शन लिखने का। क्लास इसको अच्छे से समझ लें कि फंक्शन लिखने का आपके पास एक्यूरेट तरीका क्या है। सही है, जैसे जनरल सिंटेक्स, आपने सिंटेक्स क्या है, द वे हाउ यू राइट द कोड। हमने जनरल सिंटेक्स में आज तक क्या देखा था, हमने देखा इफ एंड एल्स का क्या जनरल सिंटेक्स है, हमने देखा कि आपके पास फॉर लूप का क्या जनरल सिंटेक्स है, हमने आज तक बेशुमार चीजें देखी। तो फंक्शन का जनरल सिंटेक्स जो है वो ये है। ठीक हो गया, मैंने क्या किया, अलर्ट लिखा, राइट, और अलर्ट के अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, या हेलो गॉस लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मैं ग्रीट कर रहा हूं। अच्छा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज वन थिंग, एंड दैट थिंग इज कि मैं सिंपली अब मेरे ये फंक्शन बन गया है, मैंने किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है। अब मुझे जब जब इस फंक्शन को कॉल करना है, यानी मुझे बार बार अलर्ट गॉस लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल एक चीज है ना, मैं चाहूं तो ये डेट ऑफ बर्थ को पूरे फंक्शन के अंदर भी डाल सकता हूं, करके भी दिखाऊंगा। अभी मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा ग्रीटिंग और इसको कॉल कर दिया। तो ये क्या किया, मैंने फंक्शन कॉल किया। अगर मैं इसको सेव करता हूं और इसको रेंडर करते हैं, ये कंसोल है, ओके, इसको मैं आया तो मेरे पास हेलो गॉस आ रहा है। दो कि मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर मैंने सिंपली अलर्ट गॉस लिख दिया और उस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। दिस इज क्लियर।
अच्छा, दूसरा तरीका, एक तो ये है कि आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो, फंक्शन को क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो। इसको लिखने का तरीका क्या है कि फंक्शन इज अ कीवर्ड, उसके बाद आप फंक्शन नेम लिखते हो, दैट इज ग्रीटिंग, मैंने यहां लिख दिया। ये दो पैरेंथेसिस आते हैं, इसका क्या मकसद है, इसमें बेसिकली आप पैरामीटर्स को डिफाइन करते हो, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, अलर्ट हेलो गॉस लिख दिया, ये सही हो गया। अच्छा, एक और तरीका है, वो क्या तरीका है वो भी देख लेते हैं। मैंने ग्रीट कर दिया और उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया ग्रीट के नाम से, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, अलर्ट के अंदर भी ग्रीट लिख रहा हूं, और मैंने इसको क्या किया है यहां पे हेलो गॉस। ये क्या कर रहा हूं आपको बताता हूं। अच्छा, अब हेलो बासित करते हैं थोड़ा सा चेंज लाने के लिए। मेरे पास हेलो बासित आ गया। अब आप कहोगे सर आपने तो ये ऊपर ग्रीट लिखा है, अलर्ट के अंदर भी ग्रीट आ रहा है, तो ये आपने हेलो बासित अलर्ट में कैसे प्रिंट करवा दिया। तो ये फंक्शन का तरीका होता है काम करने का। एक तो फंक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं शुड बी क्लियर टू यू पीपल। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने आप पैरामीटर यहां पर पास करोगे, ठीक है। क्या करोगे, पैरामीटर पास करोगे। उस पैरामीटर को आप फंक्शन की बॉडी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, पैरामीटर इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं, पैरामीटर। और फंक्शन जब आप कॉल करते हो तो उस पैरामीटर का आर्गुमेंट पास करते हो आप। आर्गुमेंट क्या है, ये आपका आर्गुमेंट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। और अलर्ट मैंने कर दिया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और मैंने यहां पे क्या कर दिया, सिंपली वैल्यूज दे दी 5 कॉमा 8 कॉमा 11। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, अभी आपने बोला एक पैरामीटर डालना है, तो ये तो तीन तीन पैरामीटर डाल दिए। तो तीन पैरामीटर क्या दोस्त, आप जितने पैरामीटर्स चाहें आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। इज दिस क्लियर। तो यहां पे मैंने क्या किया, ए कॉमा बी कॉमा सी कर दिया, और इसको विद इन द फंक्शन बॉडी ए प्लस बी प्लस सी कर दिया। और आप जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो इसको मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। फंक्शन का नाम भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आप ग्रीटिंग में ऐड करते हुए अच्छा नहीं लगेंगे। वैसे ग्रीटिंग भी चलाते तो चल जाता। तो मैंने क्या किया, फंक्शन ऐड का चलाया जिसके अंदर तीन पैरामीटर दिए। अच्छा, फिर आप कहोगे सर ये पैरामीटर की वैल्यू फंक्शन में पास कैसे करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम आपको चीजों को क्लियर करेंगे। अभी आपको फंक्शन समझने की जरूरत है कि होता क्या है और काम कैसे करता है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और उसके बाद आपके पास ऐड हो गया 5 8 11, ठीक है। अच्छा, फर्दर मोड आपको क्या करना है, फर्दर मोड आपको ये करना होता है कि अगर मैं इसको चला के देखता हूं तो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। मेरे पास 24 इज द आउटपुट, यानी 5 प्लस 8 प्लस 11 इज 24। अजान हो रही है, इसको थोड़ा सा आप अपने एंड पे भी चेक कर लें बुक के थ्रू। अजान हो रही है, अजान के फौरन बाद हम कंटिन्यू करते हैं। गॉस हम डोमेन का भी बता सकते हैं।
ओके जी, अजान खत्म हो चुकी है एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वर्क। अच्छा, एक दो ने बोला सर ये a प्लस बी प्लस सी समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये a प्लस बी प्लस सी क्या है कि पैरामीटर क्यों ले रहे हो आप यहां पे फंक्शन में पैरामीटर देते हो, सही है, और आप नहीं पैरामीटर को आप डिफाइन करते हो और आर्गुमेंट के थ्रू आप पैरामीटर की वैल्यू देते हो, यानी आर्गुमेंट के थ्रू क्या कर रहे हो आप फंक्शन को वैल्यू दे रहे हो, सही है। अच्छा a प्लस बी प्लस सी हो गया आपके पास। ये क्या है कि उस पैरामीटर या आर्गुमेंट की वैल्यूज का काम क्या लेना है आपको। तो यहां पे मैंने क्या किया a प्लस बी प्लस सी को अलर्ट कर दो, यानी ये जो वैल्यूज आएंगी उनको आप ऐड कर दो तीनों को और उसको अलर्ट कर दो, सिंपल इज दैट। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन क्या है, पैरामीटर क्या है, आर्गुमेंट्स क्या है, शुड बी क्लियर टू यू पीपल, सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल var z इक्वल्स टू मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस सी, राइट, और मैं क्या कर रहा हूं, रिटर्न कर रहा हूं z को, ठीक है। अच्छा रिटर्न का कीवर्ड क्या करता है क्लास, आप इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम आर्गुमेंट के थ्रू फंक्शंस को वैल्यूज दे रहे थे, अभी तक हम फंक्शन आर्गुमेंट के थ्रू फंक्शन को वैल्यू दे रहे थे। रिटर्न से क्या करते हैं, हम फंक्शन से वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अच्छा जब हम फंक्शन से वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन कॉल करने के वक्त हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाना पड़ता है। मैंने फॉर एग्जांपल var फॉर एग्जांपल मैंने लिखा g इक्वल्स टू ये कर दिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्लास के, जब आप रिटर्न कोई फंक्शन से वैल्यू लेते हो तो उसके कोई ना कोई वेरिएबल में आपको स्टोर करने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट बात है। तो आप क्या कर रहे हो, g इज इक्वल टू आपने ये कर दिया, और अगर मैं अलर्ट करता हूं g को तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा वो देख लेते हैं। सिंपली मेरे पास 24 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने फंक्शन में क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले फंक्शन को देखा कि फंक्शन होता क्या है, उसका जनरल सिंटैक्स क्या है। फिर हमने ये देखा कि फंक्शन में आप सिंगल पैरामीटर देते हो तो उसके आर्गुमेंट पास करते हो फंक्शन कॉल के टाइम पे। फिर हमने ये देखा कि आप फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर देते हो सकते हो। फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आप उस फंक्शन में फंक्शन को कॉल करते हुए उसके मल्टीपल आर्गुमेंट भी डेफिनेटली पास करोगे। फिर हमने ये देखा कि आप फंक्शन से को आर्गुमेंट पास करके तो फंक्शन को वैल्यू देते हो, बट फंक्शन से वैल्यू आप ले भी सकते हो, वो कैसे, रिटर्न के कीवर्ड के थ्रू। और उस जब जब आप रिटर्न का कीवर्ड फंक्शन में यूज करेंगे तो आप उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाएंगे फंक्शन कॉल को, और उस वेरिएबल से आप आगे का काम लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इनिशियली आपको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल लिखा वाट बी इक्वल्स टू, चलो बी नहीं करते, कुछ ऐसा करते हैं कि जो यूज नहीं हुआ। बी इक्वल्स टू किया मैंने, एफ इज इक्वल्स टू किया मैंने 15, ठीक है। और फंक्शन के जब मैं बाहर आता हूं तो मैं लिखता हूं अलर्ट, मैंने क्या किया एफ, सही है, और जी को मैं क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं। अब अगर मैं अलर्ट एफ करूंगा तो क्या होगा क्लास, देखते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। और अगर मैं इसको कंसोल करके देखूं तो मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर क्या है वो भी देख लेते हैं। बेसिकली आपको एरर ही दिखाना था इसमें, ठीक है। मैं आया कंसोल, कहां गया मेरा,
ठीक है, रेफरेंस एरर एफ इज नॉट डिफाइंड। ये कैसे बात कर दी, मैंने तो फंक्शन के अंदर एफ को डिफाइन किया, तो इसने क्यों बोला कि एफ इज नॉट डिफाइंड, किया हुआ है ना मैंने। तो यानी यहां पे आपके पास आ जाते हैं फंक्शंस के अंदर ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जो आप आउटसाइड फंक्शन डिफाइन करते हो। आउटसाइड फंक्शन आप जब डिफाइन करते हो ग्लोबल वेरिएबल, तो आप विद इन द फंक्शन भी यूज कर सकते हो किसी जगह भी, तो ये क्या होता है आपके पास ग्लोबली अवेलेबल होता है। बट आप जब फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो और उसको इनिशियलाइज करते हो, तो वो फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकते हैं, वो आउटसाइड ऑफ द स्कोप यूज नहीं किया जा सकता। तो ये आपके पास ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप की बात होती है जो कि फंक्शन के अंदर आ गया। तो ये अभी तक हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे। अगर फॉर एग्जांपल फंक्शन के अंदर है तो हम आउटसाइड यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारे पास आउटसाइड है, वार फॉर एग्जांपल मैंने किया जैसे b इक्वल्स टू, b नहीं करते, कोई ऐसा यूज करते हैं, h इक्वल्स टू मैंने किया 15, राइट। और मैंने क्या किया, सबसे पहले अलर्ट किया किसको, h को, ठीक है, h को अलर्ट किया। ये हटा देते हैं जो एरर के मामलात है, राइट। और इसको भी हटा देते हैं f को, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 2 अलर्ट होने चाहिए, यानी मैंने ग्लोबली जो है इनिशियलाइज किया है 15 एज अ वैल्यू, और उसके बाद क्या कर रहा हूं कि मैं उसको यूज कर रहा हूं विद इन द फंक्शन। यानी ग्लोबल स्कोप में जो आपके पास वेरिएबल और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी वो आपकी विद इन द फंक्शन यूज हो सकती है। बट अगर विद इन द फंक्शन आपने कोई वैल्यू डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है और उसको आप आउट ऑफ द स्कोप यानी फंक्शन से बाहर यूज करना चाहते हैं, तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। ये ग्लोबल एंड लोकल स्कोप का मामला है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं रेंडर करता हूं तो मैं इसको देखूंगा, सही है, इसको बंद कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो मेरे पास सबसे पहले h की वैल्यू 15 आ रही है और 24 आ रही है, जो कि ये फंक्शन कॉल के थ्रू आर्गुमेंट पास हो रहा है और ये अलर्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो यानी मैंने फंक्शन से बाहर वेरिएबल h को डिक्लेयर किया और उसको यूज कर रहा हूं कहां पे, विद इन द फंक्शन। यानी ग्लोबली डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को विद इन द स्कोप, फंक्शन स्कोप आप यूज कर सकते हैं, बट विद इन द फंक्शन स्कोप अगर आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है तो इसको आप आउट ऑफ द स्कोप यूज नहीं कर सकते। बुक को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं एंड देन गॉस इज कमिंग टू यू पीपल फॉर द फर्दर टॉपिक्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब जैसे ये टेल टाइम है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली ये कर देता हूं, इसको मैंने किया अनकमेंट, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन एज कैल्क के नाम से, ठीक है। एज कैल्क के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली इसको यहां से हटाया और यहां पे डाल दिया, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली आई नीड टू डू वन थिंग, एज कैल्क, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एज कैल्क और पैरेंथेसिस देना है आपको ताकि वो फंक्शन कॉल आपके पास शो। अच्छा, अब क्या चीज है कि अगर मुझे पूरे वेब एप्लीकेशन पे 6 जगह पे एज कैलकुलेटर चाहिए, सही है, इट्स कैल्क नॉट क्लैक, आप लोग बताते भी नहीं, आप लोग क्या देख रहे हो। अच्छा जी, तो मेरे पास क्या है कि मुझे पूरी वेब एप्लीकेशन में 6 जगह पे एज कैलकुलेटर चाहिए। एक तरीका तो ये है कि हर जगह पे जाऊं और ये पूरा का पूरा कोड लिखूं। दूसरा तरीका ये है कि मैंने एक जगह पे ये कोड लिखा और उस फाइल को सबको एक जगह इंटीग्रेट कर दिया, उस index.html या xyz। और मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल करूंगा और अल्टीमेटली मेरे पास ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो यानी इससे क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन की रेंडरिंग है वो भी कंपैरेटिवली फास्ट हो जाती है और आपका जो कोड है वो रिड्यूस हो जाता है, जो कि एक अच्छा लेवल देता है आपके कोड के लिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो आप बुक को गो थ्रू करवा दोगे,
आ जाए। चलें जी, सो इट्स 9:03 PM। नाउ गॉस इज कमिंग फर्दर फॉर द फंक्शन, और इसके बाद स्विच स्टेटमेंट है वो भी करवाना है। तो गॉस ओवर टू यू, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो फंक्शन तो आपने पढ़ लिए होंगे, तो मेरे हिसाब से हमें फंक्शन के आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा ही है सर? अच्छा, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि फंक्शन को एक दफ़ा रिपीट कर दिया जाए या फिर आगे बढ़ा जाए। जी बासित, क्या कमेंट आ रहा है? रिपीट। अच्छा, रिपीट के ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो जल्दी से मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद कुछ फंक्शन के टॉपिक्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या यूजेस हम इससे ले सकते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फंक्शन जैसे कि सर ने आपको बताया कि जावा स्क्रिप्ट का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हम अपना कोई भी एक बड़ा सा कोड रख देते हैं और उसको बार बार रिपीट करके हम यूज़ करते हैं कि एक दफ़ा हमने कोड लिख दिया, फंक्शन को हमने कॉल करा, उसको यूज़ कर लिया। उसी कोड को अगर हमें दोबारा से यूज़ करना हो तो फंक्शन को हमने दोबारा से कॉल करा और यूज़ कर लिया। हमें एक कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे हमारा काम आसान क्या हो गया, एक कोड हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट में हमारे पास फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन का फॉर्मेट मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जो कि सर ने भी आपको बता दिया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक दफ़ा। फंक्शन का एक कीवर्ड आपको लिखना है, ठीक है जी। फंक्शन का जैसे कि आप कीवर्ड्स लिखते हुए आ रहे हैं, वार, इफ, फॉर, ये सारे कीवर्ड है। इसी तरह से फंक्शन का भी एक कीवर्ड है जो कि फंक्शन है। कीवर्ड के बाद आपने लिखना है फंक्शन का नाम। जैसे कि आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वेरिएबल आपने नेम के नाम से वेरिएबल बना लिया और किसी भी नाम से आप वेरिएबल बना सकते हैं। इसी तरह से फंक्शन को भी आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया फर्स्ट के नाम से एक फंक्शन बना लिया। ये हो गया इसका नाम, और यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए, राउंड ब्रैकेट लगा दिए, और इसके बाद मैंने लगा दिए कर्ली ब्रैकेट। ये एक फंक्शन का फॉर्मेट है। फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है जी। अब मेरा जो लिखने का तरीका है फंक्शन का, मैं इस तरह से लिखता हूं। मैंने एक फंक्शन लिया, फंक्शन कीवर्ड लगाया, नेम लिखा, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। कुछ लोग हैं जो फंक्शन को इस तरह लिखते हैं कि राउंड ब्रैकेट यहाँ पे हमने लगाए और उसके बाद स्पेस दबा दिया, कर्ली ब्रैकेट को दूसरी लाइन में हम लिया। कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं और कुछ लोग इस तरह से। मुझे ये सही लगता है तो मैं इस वजह से इस तरह से लिखता हूँ। मसला दोनों में कोई नहीं है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद फंक्शन में जैसे कि सर ने आपको बताया, अच्छा पहले हम फंक्शन चला के देख लेते हैं। एक अलर्ट मैंने इसके अंदर लिख दिया और इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, सिंपल। अब ये हो गया एक हमारा पूरा फंक्शन, और इसके अंदर जो कर्ली ब्रैकेट हमने लगाए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा आएगा कोड, ब्लॉक ऑफ कोड। हमारा जितना भी हमें कोड लिखना है फंक्शन के अंदर लिख के सेव कर देना है, वो आ जाएगा फंक्शन के अंदर। अब मैंने एक console.log ऊपर कर दिया
हेलो, और एक कंसोल डॉट लॉग मैंने कर दिया फंक्शन के नीचे। ठीक है जी। अब जब मैं ये फाइल चलाऊंगा अपनी जावास्क्रिप्ट की, तो सबसे पहले मेरे कंसोल में लिखा हुआ आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग हेलो, ये वाली लाइन चल जाएगी। उसके बाद जावास्क्रिप्ट नीचे आएगी, फंक्शन को वो देख तो लेगा, अपने पास सेव कर लेगा, लेकिन इसके कोड को रन नहीं करेगा। इसके कोड को वो नहीं चलाएगा जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर देंगे। जब तक इसको हम कॉल नहीं करेंगे जावास्क्रिप्ट में रन नहीं होगा। उसके बाद इस फंक्शन को छोड़ के वो डायरेक्ट 29 लाइन पे आ जाएगा और कंसोल डॉट लॉग वर्ल्ड चलाएगा। इसको चला के भी हम देख लेते हैं कंसोल के अंदर। मैंने पेज रिफ्रेश करा, देखें हेलो आ गया और फिर वर्ल्ड आ गया। जो कि हमने अलर्ट लिखा था वो यहाँ पे नहीं आया। फंक्शन जावास्क्रिप्ट की मेमोरी में सेव तो हो गया, लेकिन वो रन नहीं हुआ, उसका जो कोड था वो रन नहीं हुआ। तो इसको रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा फंक्शन का नाम जो कि हमने फर्स्ट दिया है, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। ये इसके कॉल करने का तरीका है। मैंने फंक्शन कॉल करा, फर्स्ट लिखा। अब मैं अपनी फाइल दोबारा से रन करता हूं। मैं अपनी फाइल दोबारा से रन करता हूं, रिफ्रेश मैंने करा, ये देखें हेलो वर्ल्ड का अलर्ट मेरे पास शो हो गया। अब मैं चाहता हूं अलर्ट का जो कोड मैंने लिखा है ये मेरे पास 5 टाइम्स चले। कितने टाइम चले? 5 टाइम्स। लेकिन अलर्ट का जो कीवर्ड है मुझे लिखना एक बार है, लिखना मुझे एक बार है, लेकिन चलना वो 5 टाइम चाहिए। ये काम हम लूप की मदद से भी कर सकते थे और फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं। अब मैंने फंक्शन लिखा तो एक बार है, मैं इसको कॉल कर दूंगा 5 टाइम्स। मैंने इसको 5 टाइम्स कॉल कर दिया, अब 5 टाइम ये चलना चाहिए। मैं ब्राउजर पे आ जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। ये 5 टाइम इसने मुझे चला के दे दिया। तो एक फायदा इसका ये हो गया, ठीक है, एक फायदा ये हो गया कि जो हमने इसके ब्लॉक के अंदर कोड लिखा है उसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी इसमें क्या चीज थी, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं कि अगर हमें फंक्शन को कुछ डेटा पास करना हो, फंक्शन को कुछ डेटा पास करना हो तो हम यूज करते हैं पैरामीटर्स। जैसे कि मैं चाहता हूं हेलो वर्ल्ड जो है ये फंक्शन खुद ना दे, बल्कि फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूं उस टाइम पे मैं हेलो वर्ल्ड दूं। तो मैंने यहां पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। और ये अच्छा, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, जो कि फंक्शन कॉल करते वक्त हम इनपुट पास करते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। और जब फंक्शन के अंदर उस इनपुट को लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। मैंने लिखा ग्रीड और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया ग्रीड। ये हो गया एक पैरामीटर। मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास करा और फंक्शन में पैरामीटर के जरिए उसको मैंने गेट करा और अलर्ट करवा दिया ग्रेड। इसको हम चला के देख लेते हैं। मैं आया पेज, मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से मल्टीपल पैरामीटर्स हम ले सकते हैं एक फंक्शन के अंदर। जैसे कि अभी मैंने एक लिया हुआ है, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसा कि अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करके दिखा दूं, मैंने लिखा यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिख दिया 3। पैरामीटर में लिखा ए और बी, और अलर्ट के अंदर मैंने करवा दिया ए प्लस बी। तो इस तरह से आप मल्टीपल पैरामीटर्स लेके कुछ कैलकुलेशन भी करवा सकते हैं। अलर्ट के अंदर अब क्या आंसर आ जाएगा, ए के पैरामीटर की वैल्यू क्या है, 2 है, और बी के पैरामीटर की वैल्यू क्या है, 3 है। अच्छा, ये बात आपको ख्याल रखनी है लाजमी कि जैसे कि मैंने 2 दिया है वेरी फर्स्ट पे, 2 मैंने कहाँ पे दिया है, फर्स्ट वैल्यू पे। इसी तरह से पैरामीटर में मैंने ए को रखा है फर्स्ट पे, तो ए के अंदर मुझे 2 मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 मुझे बी के अंदर मिल रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस पोजीशन पे हमारा आर्गुमेंट होगा, अच्छा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं,
ये ऊपर वाले जो फंक्शन के अंदर हम गेट कर रहे हैं ये पैरामीटर से, और नीचे जब कॉल कराते वक्त हम दे रहे हैं वो आर्गुमेंट से। पोजीशन का आपको खास ख्याल रखना है कि जिस पोजीशन पे मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास करा है उसी पोजीशन पे वो मिलेगा। मतलब अगर मैं इस तरह करूँ कि मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, ए के अंदर मुझे 2 मिल गया, यहाँ पे मैंने 3 दे दिया, बी के अंदर मुझे 3 मिल गया, ए प्लस बी टोटल मेरे पास आ गया 5। इसको मैं चला के भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम ए की जगह हम लिख देते हैं बी और बी की जगह लिख देते हैं ए। यहां पे भी मैंने बी कर दिया और यहां पे कर दिया ए। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि अलर्ट के अंदर क्या आना चाहिए। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि अलर्ट के अंदर क्या आना चाहिए, ताकि हमें भी पता लगे कि आपको फंक्शन समझ में आ रहा है या नहीं। जी बिल्कुल, हम एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स दे सकते हैं फंक्शन में। ठीक है जी, उसामा जिया ने जवाब दिया 5। हारिस अहमद 4 क्यों आएगा भाई? ठीक है, अब इसका करने का मतलब ये था कि आपको समझ में आए कि पोजीशन, जैसे कि मैंने बोला कि पोजीशन जो होगी आर्गुमेंट के अंदर वही आएगा। आप बी को आगे पीछे कर सकते हैं, ए को हटा के बी लिख दें, बी को हटा के ए लिख दें, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है। अच्छा, एक और चीज थी फंक्शन में। अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम फंक्शन को डेटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि फंक्शन से डेटा किस तरह से हम ले सकते हैं। अभी तो हमने आर्गुमेंट्स के जरिए फंक्शन को डेटा पास कर दिया, अब फंक्शन से वापस भी हमें डेटा चाहिए। फंक्शन से हमें वापसी डेटा चाहिए, वो किसके थ्रू हम करते हैं? एक कीवर्ड है हमें मिला है फंक्शन के अंदर, हम उसको यूज करते हैं रिटर्न। रिटर्न का एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम फंक्शन से डेटा गेट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा b प्लस ए और इससे पहले मैंने लगा दिया रिटर्न। ठीक है, रिटर्न का एक कीवर्ड है। जो भी मैं यहाँ पे वेरिएबल लगा दूं या फिर मैं यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लगा दूं, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कोई करा लूं, तो उसके आगे अगर मैं रिटर्न लगा दूंगा तो जब भी फंक्शन कॉल होगा ये वैल्यू उस फंक्शन में मिल जाएगी। रिटर्न किस लिए काम आता है? फंक्शन से अगर वैल्यू आपको चाहिए हो तो हम रिटर्न का कीवर्ड यूज करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं console.log और इसके अंदर मैं लिख देता हूं अपना फंक्शन। ठीक है, console.log के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल करा। अब जहां जहां ये फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि मैंने रिटर्न लगाया हुआ है, उसको यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी। console.log के अंदर मैं चेक करता हूं क्या रिजल्ट आ रहा है। मैंने रिफ्रेश करा, कंसोल के अंदर 5 आ गया। इसी तरह से मैंने एक और लाइन में कंसोल लिखा और यहां पे मैंने लिख दिया 10 और 5। देखें, फंक्शन एक ही है लेकिन कैलकुलेशन में 2-2 करवा रहा हूं। मैंने ऊपर पास कर दिया 2 3, नीचे पास कर दिया मैंने 10 5 और मैंने यहां पे पास कर दिया console.log फर्स्ट 4 4। तो देखें, एक ही फंक्शन से मैंने 3 बार कैलकुलेशन करवा ली। पहले मैंने दिया इसको 2 3, ये मुझे दे देगा 5, ये मुझे दे देगा 5। उसके बाद मैंने दिया 4 4, ये मुझे दे देगा 8 और उसके बाद मैंने दिया 10 और 5, ये मुझे क्या दे देगा 15। तो कोड हमारा एक ही है लेकिन कैलकुलेशन हमने 3 बार करवा ली। अब इसको चला के भी मैं आपको दिखा देता हूं कंसोल के अंदर। मैंने रिफ्रेश कर, देखें 5 8 और 15, 5 8 और 15 यहाँ पे हमारे को पास रिजल्ट आ गया है। अच्छा, उम्मीद है सबको रिटर्न जो है वो अब समझ में आ गया होगा कि रिटर्न क्या कर रहा है। अच्छा, पहले से आप लोगों ने आंसर भी दे दिए। साइम फयाज, रिटर्न का मतलब ये है कि फंक्शन से आपको कोई वैल्यू गेट करनी हो। जैसे कि मैंने यहाँ अभी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैंने यहां से ये वैल्यू रिटर्न करी है। अच्छा, अब मुझे बताएं, एक मिनट,
अब मुझे बताएं कंसोल के अंदर क्या आएगा, कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या आना चाहिए, ताकि इससे पता लगे आप लोगों को रिटर्न कीवर्ड समझ में आया या नहीं। बासित इधर कर दे। अच्छा जी, तो कमेंट करके आप लोग बताएं कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर अब क्या आना चाहिए। कामरान अहमद ने बोला हेलो, बहुत अच्छे। तो रिटर्न का आपको समझ में आ गया कि रिटर्न क्या करता है, फंक्शन से वैल्यू किसी मतलब रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं रिटर्न कीवर्ड। तो यहाँ पे आ गया हेलो। तो बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आ गया, सब कमेंट्स कर रहे हैं। तो पहले मैंने क्या करा हुआ था, यहाँ पे b प्लस ए करा हुआ था, तो वो इस वजह से कैलकुलेट करके दे रहा था। फिर मैंने हेलो लिख दिया था, तो वो हेलो मुझे दे रहा था। ठीक है, तो रिटर्न आपको समझ में आ गया है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं और क्या है। पासिंग देम डेटा, सही है, पैरामीटर्स के जरिए हमने फंक्शन को डेटा पास कर दिया है। और अच्छा, पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम, फंक्शन से किस तरह से डेटा पास करते हैं, रिटर्न कीवर्ड हमने यूज कर लिया है। रिटर्न कीवर्ड हमने यूज कर लिया है, जिससे हमें पता चल गया है कि किस तरह से हम फंक्शन से डेटा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 38 नंबर चैप्टर पे आ गई है लोकल वर्सेस ग्लोबल। तो ये भी सर ने आपको बता दिया है कि लोकल, जैसे कि फंक्शन का स्कोप यहाँ पे शुरू हो गया है। ये फंक्शन का स्कोप, अच्छा स्कोप का मतलब ये है कि जहां पे ये फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट आ रहे हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करा और यहाँ पे बंद हो गया, बीच में जितना भी है इसका स्कोप कहलाता है। अगर मैंने कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करा, अच्छा इसको मैं कर देता हूँ अभी कमेंट, ताकि कोड हमारे पास सेव हो जाए। फंक्शन मैंने एक और बना लिया, मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया a के नाम से और इसमें मैंने लिख दिया गॉस। और मैं आया फंक्शन के बाहर, मैंने यहाँ पे लिखा console डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिख दिया a। तो क्या आंसर आना चाहिए, a यहाँ पे मुझे मिल जाएगा गॉस के अंदर, a के अंदर मुझे गॉस मिल जाएगा, या फिर कोई एरर वगैरह आएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि a के अंदर गॉस मुझे मिलेगा या कोई एरर आएगा। सही है जी, एरर आएगा। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि एरर क्या आएगा। एरर के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या एरर आना चाहिए। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में लिख दे कि सर ये एरर आएगा। अच्छा, ये VS कोड का भी एक फीचर है, आप देख सकते हैं कि ए जो है ये थोड़ा सा लाइट करके हमें दिखा रहा है। ए जो है थोड़ा सा लाइट करके हमें दिखा रहा है, इसका मतलब ये कि ए को हमने कहीं पर भी यूज नहीं करा, इस वजह से ये लाइट करके दिखा रहा है। तो इसको हम चला के देखते हैं क्या एरर आ रहा है। मैंने रिफ्रेश करा तो इसने मुझे दे दिया रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड, ए इज नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब हुआ कि ए डिफाइन ही नहीं है, ए को हमने डिफाइन ही नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि वार जो है वेरिएबल जो है वो फंक्शन स्कोप होता है। यहाँ पे फंक्शन का स्कोप शुरू हुआ, यहाँ पे फंक्शन का स्कोप खत्म हुआ। फंक्शन के स्कोप के अंदर इसको हम गेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे, तो मुझे ये वार मिल जाएगा, लेकिन फंक्शन के बाहर नहीं मिलेगा। तो ये फर्क है। तो उम्मीद है सबको ये ग्लोबल और लोकल वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी वेरिएबल को बाहर रख दूं, मैंने लिख दिया var a गॉस, और फंक्शन के अंदर इसको गेट करना चाहूं तो भी ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एक सवाल आप लोगों से और है। मैंने यहाँ पे a लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया a अहमद, और फंक्शन को मैंने कर दिया कॉल। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं कि console.log a के अंदर गौस आएगा या फिर अहमद आएगा।
अब पता चलेगा कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट समझ में आ भी रही है या नहीं। गौस आएगा कंसोल में, जमाल कह रहे हैं, मोहसिन यूसुफ कह रहे हैं अहमद आएगा। अच्छा अब भी कोई गौस कह रहा है, कोई अहमद कह रहा है, भाई एक जवाब दे दो ना, बात तो एक ही आएगा, तो एक ही ना, ऐसा तो नहीं होगा कि गौस भी आ जाए और अहमद भी आ जाए। तो अहमद वाले भी सेम है और गौस वाले भी सेम है, अहमद वाले थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको चला के देखते हैं। मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पे आ गया अहमद। अहमद क्यों आया? अच्छा अब भी कुछ लोग गौस कह रहे थे, तो वो ये चीज थोड़ी समझ लें कि अहमद क्यों आया। वेरिएबल मैंने ऊपर बनाया था ए के नाम से, और उसमें मैंने डिक्लेयर कर दिया था, लिख दिया था गौस। ठीक है, उसके बाद फंक्शन मैंने एक बनाया और फंक्शन को कॉल भी कर दिया। फंक्शन के अंदर ए को मैंने अपडेट कर दिया। वेरिएबल तो आपको याद होंगे ना, जो हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, वेरिएबल के वेरिएबल अपडेट भी हम कर सकते हैं, वेरिएबल एडिट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। तो फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ, उसने ए के अंदर सेव करवा दिया अहमद को। सही है। और जब मैंने यहाँ पे console.log लिखा, उसने ए को फंक्शन के अंदर से नहीं बल्कि ऊपर से उठाया, ए से उठाया, क्योंकि ए अपडेट हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल ही ना करूं, मैं यहां से फू हटा दिया, तो अब क्या आना चाहिए इसके अंदर? console.log a। अब क्या आना चाहिए इसके अंदर? फंक्शन को मैंने कॉल नहीं करा, मैंने डायरेक्टली ए लिख दिया। मोहम्मद सुफियान कह रहे हैं गौस आएगा। ठीक है, गौस आएगा। अच्छा, फू को आप कुछ और नहीं समझिएगा, फू मैंने एक ऐसी अपनी मर्जी से नाम दे दिया। आप कुछ भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं। कभी कोई समझ रहा हो कि फू भी कोई चीज है, फू कोई चीज नहीं है, बस मैंने ऐसी जो दिमाग में आ रहा था वो मैंने लिख दिया। अच्छा जी, गौस वाले ज्यादा। अच्छा अब भी अहमद वाले भी हैं अब भी। तो मैं आता हूँ ब्राउजर पे और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें आप क्या आया, गौस। अच्छा अब गौस क्यों आया? क्योंकि ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ये कॉल ही नहीं हुआ, कॉल ही नहीं हुआ। मैंने आपको क्या बताया था कि फंक्शन के अंदर का जो कोड होता है वो कब चलता है? जब वो फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जब वो फंक्शन कॉल होता है तो उसके अंदर का कोड चलता है, वरना नहीं चलता। तो ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या थोड़ी सी और एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम सिंपल एक छोटा सा कैलकुलेटर बना के देखते हैं फंक्शन के जरिए। यूजिंग फंक्शन एक छोटा सा हम कैलकुलेटर बना लेते हैं ताकि फंक्शन आपको और समझ में आ जाए। मैंने लिखा फंक्शन, मैंने लिखा कैलकुलेट, फंक्शन मैंने बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ले लिया num1 कॉमा ऑपरेटर कॉमा num2। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर ले लिए, एक ले लिया num1, एक ले लिया ऑपरेटर, और एक मैंने ले लिया num2। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे बोला इफ। ठीक है, अब मैं कंडीशन भी लगा रहा हूँ। अच्छा कोई ऐसा ना समझे कि फंक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट की कंडीशन लग सकती है, नहीं, जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है वो हम फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। मैंने कहा इसको OPR, अगर ऑपरेटर हो प्लस का, ऑपरेटर अगर प्लस हो तो आप कैलकुलेट रिटर्न कर दो, रिटर्न num1 प्लस num2। ठीक है जी, कंडीशन मैंने लगाई कि अगर ऑपरेटर प्लस हो तो रिटर्न कर दो num1 प्लस num2। फिर मैंने लगाई एल्स इफ, फिर मैंने एल्स इफ लगाई, मैंने कहा ऑपरेटर अगर माइनस हो तो आप रिटर्न कर दो num1 माइनस num2। फिर मैंने कंडीशन लगाई
एल्स अगर एल्स इफ ऑपरेटर अगर मल्टीप्लाई हो तो रिटर्न कर दो ठीक है, रिटर्न कर दो आप num1 मल्टीप्लाई num2। ठीक है जी, बहुत है इतना। अगर ज्यादा कैलकुलेशन लिखेंगे तो सारा टाइम निकल जाएगा। अच्छा, अगर ऑपरेटर इनमें से कुछ ना हो तो एल्स में आप रिटर्न कर दो इनकरेक्ट ऑपरेटर। ठीक है जी, ये एक छोटा सा फंक्शन हमने बना लिया जो कि एक सिंपल कैलकुलेटर है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, मैंने लिखा, अच्छा पहले मैंने लिखा var और मैंने लिख दिया रिजल्ट। इसमें मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। num1 में मैंने दे दिया 5, ऑपरेटर में मैंने दे दिया प्लस बल्कि माइनस, और इसमें मैंने दे दिया 5। ठीक है, एक और मैंने वेरिएबल बना लिया result1 और इसके अंदर मैंने कहा 4, ऑपरेटर में मैंने दे दिया मल्टीप्लाई और मैंने दे दिया 4 बल्कि 6। तो अब इन दोनों को मैं कंसोल करा लेता हूं, console.log result1 रिजल्ट और result1। तो कमेंट करके जल्दी से बता दें कि रिजल्ट में क्या आएगा और result1 में क्या आएगा। और एक मैं इस तरह भी कर लेता हूं var result2। इसके अंदर मैं दे देता हूं ये और 9। जी दोस्तों, अब इसमें क्या आना चाहिए, रिजल्ट में 0 आएगा और एंड 24 आएगा किसमें, result1 में, और result2 भी मैंने लिख दिया, इसमें भी बता दें क्या आना चाहिए। जीरो और 24। ठीक है, अच्छा result2 भी मैंने लिख दिया है, इसमें क्या आना चाहिए, 0, 24 और इनकरेक्ट ऑपरेटर। तो हम इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। मैं आ रहा हूं ब्राउजर पे, मैंने रिफ्रेश करा तो देखें 0 आ गया और 24 आ गया और लास्ट में आ गया इनकरेक्ट ऑपरेटर, क्योंकि डॉलर का साइन मैंने यहाँ पे दे दिया था, डॉलर तो कोई ऑपरेटर है ही नहीं, तो उसने मुझे क्या दे दिया, इनकरेक्ट ऑपरेटर। तो इससे हमें क्या चीज पता चल गई कि एक फंक्शन में हम अलग अलग जगह पे भी रिटर्न लिख सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि पूरे फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड एक बार आता है, ऐसा नहीं है। ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला रिटर्न कर दो, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला रिटर्न कर दो, और इन दोनों में से कोई एक हो जाए तो ये वाले रिटर्न कर दो। तो रिटर्न हम अलग अलग जगहों पे लगा सकते हैं। तो इससे हमारा कोड बहुत कम हो गया, कैलकुलेशन हमने बहुत फास्ट कर ली, जल्दी से कर ली, मतलब 3 बार हमने कैलकुलेशन करी और बहुत जल्दी हो गई है। तो इसके अलावा भी काफी सारे ऑपरेटर्स हम डाल सकते हैं, और जब हम आगे पहुंचेंगे और हम डॉम वगैरह पढ़ लेंगे तो पूरा आपसे एक कैलकुलेटर बनवाएंगे असाइनमेंट में, जो कि कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से कुछ कैलकुलेटर दिखेगा आपके ब्राउजर के अंदर, और आपको यहाँ पे इनपुट होगा, आपके पास इनपुट जो हमने HTML पढ़ा था, और इस तरह से आपको कैलकुलेशन करवानी होगी। तो आगे जाके जब हम डॉम वगैरह थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इस तरह के कैलकुलेटर का आपको असाइनमेंट देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं कर देता हूं कमेंट।
अच्छा, उम्मीद है अब सबको फंक्शन समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से इसमें पैरामीटर हम पास करते हैं और रिटर्न किस तरह करते हैं। ये सब चीज़ें सबको समझ में आ गई होंगी, तो आप कमेंट करके जल्दी से बताएं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो कल आओ मेरे साथ बैठो, बात करते हैं। आप मुझे बता देते ना तो मैं फॉलो करवाता। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा फंक्शन फू और इसमें मैं लिखा ए बी, मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया ए प्लस बी console.log। अच्छा सही है, क्लियर है सबको? तो आप ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं और बता रहा हूँ, एक दो ये भी देख लें ताकि आपको और अच्छे फंक्शन समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे लिखा फू को कॉल करा, कॉल करने का तरीका क्या है, हमने पैरेंथेसिस दे दिए और इसके अंदर मैंने लिख दिया 1। अब मुझे आप लोग कंसोल के अंदर बताएं क्या आंसर आना चाहिए। अच्छा, ये चीज भी थोड़ी समझने वाली है, आप मुझे बताएं कंसोल के अंदर अब क्या आएगा। मैंने फू के अंदर पास कर दिया 1। कल आओ मुझसे बात करो। अच्छा जी, ये मैंने console.log फू कॉल करा है और 1 इसमें मैंने लिख दिया। आप मुझे बता दें कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए, या इसमें 1 आ जाएगा या फिर कोई एरर आ जाएगा। समद अकरम पूछ रहे हैं सर प्रॉम्प्ट कैसे यूज करें फंक्शन में। जिस तरह आप नॉर्मल यूज करते हुए आ रहे हैं प्रॉम्प्ट, बिल्कुल उसी तरह से फंक्शन में भी यूज हो सकता है। अच्छा, एक कह रहे हैं 1 आएगा, मुनीब कह रहे हैं एरर आएगा। अच्छा, एरर तो आएगा। एरर क्या एरर आएगा? एरर भी काफी होते हैं, अलग अलग किस्म के एरर होते हैं। अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, टाइप एरर आ जाता है, काफी किस्म के एरर होते हैं। तो इसको चलाते हैं हम। मैंने रिफ्रेश करा तो इसने मुझे एरर नहीं दिया, इसने मुझे एरर नहीं दिया, इसने मुझे दे दिया NaN। ये क्या चीज है? NaN क्या चीज सामने आ गई? ये नहीं, ना कोई एरर आया क्योंकि मैंने तो यहाँ पे आर्गुमेंट पास ही नहीं करा था बी को। बी वाला जो पैरामीटर है उसको मैंने आर्गुमेंट दिया ही नहीं था और इसने मुझे रिटर्न दे दिया NaN। इसका मतलब हो गया नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। ये क्यों आया? क्योंकि मैंने a को प्लस करवाया b से। b क्या है? अनडिफाइंड है। b को मैंने डिफाइन ही नहीं करा, b को मैंने पास ही नहीं करा, तो ये इसी वजह से इसने मुझे दे दिया नॉट अ नंबर। सही है जी। अगर मैं आपको कंसोल पे भी ये चीज करके दिखा दूं, मैं अगर लिखूं 2 प्लस अनडिफाइंड, देखें मैंने यहाँ पे लिखा 2 प्लस अनडिफाइंड, इसने मुझे क्या रिजल्ट नीचे रिटर्न करा? नॉट अ नंबर। तो नॉट अ नंबर भी एक जावास्क्रिप्ट की टाइप है, अनडिफाइंड भी एक टाइप है और नॉट अ नंबर भी एक टाइप है। तो इस वजह से उसने मुझे रिटर्न कर दिया नॉट अ नंबर, क्योंकि वो बी जो था वो अनडिफाइंड था। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब मुझे आंसर बताएं क्या आना चाहिए। मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करी फंक्शन के अंदर और अब मुझे आंसर बताएं इसका क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर अब क्या आना चाहिए। फोर, एक जवाब आ गया 4। अच्छा, आप लोगों ने 4 जवाब दे दिया, लेकिन पता तो है नहीं किसी को कि आएगा क्यों 4 कैसे आएगा। अभी तक तो हमने यही देखा था किस तरह से हम आर्गुमेंट पास करते हैं और पैरामीटर में ले लेते हैं। अब एक नई चीज यहाँ पे आई है, मैंने बी के अंदर इक्वल्स टू लगाया और डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख दी।
इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अगर पैरामीटर में कोई वैल्यू पास नहीं हुई, पैरामीटर को कोई वैल्यू नहीं मिली, तो डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे हम बना देते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर में मैंने दे दिया इसको 3। तो इसको चला के देख लेते हैं कि चल भी रहा है या नहीं। मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पे आ गया 4 कैसा आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे b को डिफॉल्ट पैरामीटर दे दिया 3। डिफॉल्ट पैरामीटर देने का तरीका है b इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब डिफॉल्ट पैरामीटर तो मैंने दिया हुआ है, मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर्स दे दिया, और लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दे रहा हूं 5। अब आंसर बता दें क्या आएगा? आज इंशाल्लाह सबके आपके फंक्शन जो है बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अच्छा, अब मैंने नीचे भी वैल्यू दे दी 5 और ऊपर भी मैंने दी हुई है b को 3। क्या आना चाहिए? अच्छा, 4 जवाब आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 4 और 6 दोनों आ रहे हैं, 6 वाले भी हैं और 4 वाले भी हैं। तो ठीक है, हम इसको चला के देखते हैं। मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पे आया 6 क्यों आया? 6 यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि 6 यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू पास कर दी। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब ये होता है कि अगर वैल्यू मिल जाए तो वैल्यू डायरेक्टली दे दो यहाँ पे, अगर वैल्यू ना मिले, अगर आर्गुमेंट में वैल्यू ना मिले तो डिफॉल्ट मैंने इस वजह से दिया है कि वैल्यू अगर ना मिली तो डिफॉल्ट वैल्यू उठा लो। ठीक है, वैल्यू अगर ना मिली तो डिफॉल्ट वैल्यू उठा लो। तो ये चीज सबको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ये जो टॉपिक्स मैं थोड़े बहुत आपको करा रहा हूँ ये बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको कराएंगे। और इसके अलावा भी फंक्शन के काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि थोड़े एडवांस है, आगे जाके वो हम आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, और कोई किसी को कोई इशू इसमें तो बता दें, फिर वरना आगे हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा चले, एक लास्ट चीज और बता देता हूं। मैंने फंक्शन को एक भी पैरामीटर पास नहीं करा, यहाँ पे भी मैंने, यहाँ पे चले मैंने ये लिखे रहने दिया 1 और 5, और यहाँ पे मैंने रिटर्न वगैरह हटा दिया, सिर्फ फंक्शन खाली है। अब console.log के अंदर क्या आना चाहिए? console.log के अंदर क्या आना चाहिए? खाली फंक्शन है। console.log के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, इसमें क्या आंसर आना चाहिए? क्या पता आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनको काफी अच्छा समझ में आ गया, वो इसका भी आंसर बता दे। आसिफ इकबाल पूछ रहे हैं मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो सकती है। मल्टीपल किस तरह आप चाह रहे हैं? एक साथ दो वेरिएबल अगर आप उसको कॉन्केटिनेट करके करवा दें तो वो रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन रिटर्न जो कीवर्ड है वो एक ही दफा होगा रिटर्न। अच्छा, 6 कह रहा है एक, लेकिन मैंने रिटर्न कुछ भी नहीं करा हुआ। 6 आप लोग क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल खाली फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक ने कहा अनडिफाइंड, खाली, एरर आना चाहिए अगर तमीज है तो। तमीज क्या मतलब? पैरामीटर नॉट डिफाइंड, ये एक नया एरर जमाल शाह ने इजाद करा है, पैरामीटर्स नॉट डिफाइंड एरर। अच्छा, कुछ एरर वाले भी हैं और कुछ दूसरे भी हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि नोट अ नंबर 6 और 6 भी बोल रहे हैं, तो हम इसको भी हटा देते हैं। मैंने 1 और 5 को भी हटा दिया। तो अब हम देखते हैं क्या आएगा। इसको मैं चला के देख लेता हूं। मैंने रिफ्रेश करा तो यहां पे मुझे मिल रहा है अनडिफाइंड। ठीक है,
अनडिफाइंड क्यों मिला? क्योंकि रिटर्न मैंने डिफाइन ही नहीं करा। जैसे वेरिएबल अगर मैं डिफाइन ना करूं और console.log में मैं उस वेरिएबल का नाम लिख दूं तो अनडिफाइंड आता है। तो इसी तरह से रिटर्न मैंने डिफाइन ही नहीं करा तो उसने मुझे दिया अनडिफाइंड। ये चीज भी एक हो गई क्लियर। यहां पे भी मैं लिख देता हूं अनडिफाइंड। अच्छा, नॉट डिफाइंड में और अनडिफाइंड में फर्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉट डिफाइंड का मतलब है कि वो चीज डिफाइन ही नहीं हुई। अनडिफाइंड का मतलब है कि फंक्शन डिफाइंड तो है लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा। तो एरर्स के बारे में भी थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम बुक में आ जाते हैं। और आगे क्या है? अच्छा, न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है 39 चैप्टर नंबर स्विच स्टेटमेंट, हाउ टू स्टार्ट देयर। स्विच स्टेटमेंट ये भी एक अच्छा टॉपिक है और यूज भी होता है। आपने इफ एल्स यूज करा कंडीशन, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है इफ एल्स की। इफ यूज करा हुआ डे ऑफ वीक बताया हुआ है, अगर सैटरडे या फिर संडे हो तो यहाँ पे आ जाए ऊपी, और अगर डे ऑफ वीक फ्राइडे हो तो यहाँ पे आ जाए TGIF। तो ये एक सिंपल हमारा इफ और एल्स इफ की कंडीशन लगी हुई है। तो स्विच स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम इफ एल्स की तरह ही वर्क करता है, बिल्कुल सेम। जैसे कि इफ एल्स इफ हमारा वर्क कर रहा है, इफ एल्स हमारा वर्क कर रहा है, बिल्कुल सेम स्विच स्टेटमेंट भी उसी तरह से वर्क करता है। यहाँ पे इन्होंने कोड भी लिख के बताया हुआ है, देखें। स्विच में इसने पहले पूछ लिया, वेरिएबल ले लिया डे ऑफ वीक, और स्विच के राउंड ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर वेरिएबल दे दिया, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाया। अच्छा, स्विच भी फंक्शन की तरह ही बन रहा है, जिस तरह से फंक्शन का फॉर्मेट है बिल्कुल इस तरह से स्विच का फॉर्मेट है। स्विच का फॉर्मेट क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपने लिखा स्विच राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर आपने लिया कोई भी एक वेरिएबल। अच्छा, पहले वेरिएबल बाद में ले लेते हैं, स्टेटमेंट बना देते हैं, बल्कि वेरिएबल हम ऊपर बना देते हैं var name। इसमें मैंने लिख दिया गॉस, और स्विच के अंदर मैंने ले लिया नेम। जिस तरह से फंक्शन बनता है, सिर्फ फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगाया मैंने, स्विच का कीवर्ड लगा दिया और ना फंक्शन का नाम लिखा, बिल्कुल सेम उसी तरह से इसका फॉर्मेट बन गया स्विच का। और उसके बाद इफ एल्स इफ जो हम लिखते थे उसकी जगह हम लिखेंगे केस। मैंने यहां पे लिखा केस अगर हो गॉस तो आप अलर्ट कर दो हेलो गॉस। इस तरह से मैं सेकंड लाइन में आया, मैंने लिखा यहाँ पे केस अगर बासित हो तो आप अलर्ट कर दो हेलो बासित। ठीक है जी, ऊपर। अच्छा, इसके आगे हमें कॉलन लगाना है, ये आपको नहीं भूलना। ये पूरा एक फॉर्मेट है। स्विच आपने लिखा, राउंड ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर आपने पैरामीटर इसको दे दिया नेम, और कर्ली ब्रैकेट बना दिए, और उसके बाद हमने लिखा केस। जिस तरह से हम इफ लिखते हैं, इफ एल्स इफ के अंदर इफ लिखते हैं, इफ की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया केस। केस लिखा और स्पेस देके हमने वैल्यू दे दी यहाँ पे स्ट्रिंग में गॉस, और उसके बाद हमने लगाया कॉलन। कॉलन के नीचे वाली लाइन पे हमने जो भी काम करवाना है, अलर्ट करवाना है या फिर console.log करवाना है, वो हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद अगर हमें एक और केस लगाना है, जैसे कि हम कंडीशन में इफ एल्स लगाते हैं, एक और केस लगाना है तो हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे, हम बोलेंगे केस अगर बासित हो तो अलर्ट कर दो हेलो बासित। अच्छा, इन दोनों में से कुछ भी ना हो तो इफ एल्स में तो हम लगा देते हैं डायरेक्ट एल्स, और इसमें हम लगाते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट पे आप कर दो अलर्ट रॉन्ग, या अलर्ट सिर्फ हेलो कर दो। ये पूरा एक स्विच स्टेटमेंट हमारे पास बन गया है कि स्विच के अंदर हमने नेम लिया है, नेम केस में हमने बोल दिया। अच्छा, केस का मतलब ये है कि इस नेम की वैल्यू चेक करता है, जो कि हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू चेक करता है केस। और इसके आगे हमने लिख दिया अगर गॉस हो तो अलर्ट कर दो हेलो गॉस, केस अगर बासित हो
तो अलर्ट कर दो हेलो बासित, और अगर केस कुछ भी ना हो इन दोनों में से तो डिफॉल्ट पे आप अलर्ट कर दो हेलो। तो इसको हम चला के देखते हैं। अभी नेम की वैल्यू है गॉस, तो आना चाहिए हेलो गॉस। इसको चला के हम देख लेते हैं। मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पे आ गया हेलो गॉस। अगर मैं नेम की वैल्यू अपडेट करूं, मैंने कर दी बासित, तो अब क्या आना चाहिए, रिफ्रेश करते हैं, बासित, हेलो बासित आ गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम लगाना भूल गए थे, जो था ब्रेक, जो कि लूप के अंदर भी हम यूज करते हैं ब्रेक। तो इसमें भी ब्रेक का कीवर्ड लिखता है कि अगर ये वाला स्टेटमेंट चल जाए, केस में अगर गॉस मिल जाए, ये वाला कोड आप चलाओ और उसके बाद ब्रेक का कीवर्ड लगा दो, तो ये जो स्टेटमेंट है वो आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पर ही रुक जाएगा और अलर्ट कर देगा गॉस। तो इसी तरह से हम सबके नीचे ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक यहाँ पे भी मैंने लगा दिया और मैंने इसको अब चला के देखा, रिफ्रेश करा, बासित आ गया, ओके कर दिया, हट गया। मैंने बासित को अपडेट करा, मैंने लिख दिया अहमद। तो अब कौन सा वाला केस चलना चाहिए, डिफॉल्ट वाला। तो डिफॉल्ट में मैंने लिखा हुआ है अलर्ट हेलो। तो मैं आता हूं, मैं रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ पे अलर्ट आ गया हेलो। ठीक है, ये बहुत आसान सा टॉपिक था, स्विच स्टेटमेंट, जो कि बिल्कुल सेम इफ एल्स की तरह चलता है। बिल्कुल कोई इसमें फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि ये थोड़ा सा फास्ट चलता है इफ एल्स से, और इसमें एक ऑप्शन हमें और मिल रहा है ब्रेक का, कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाए तो ब्रेक हो जाए, आगे जाए नहीं। तो इसमें ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी ये इफ एल्स की तरह ही है सेम। और आगे हम देख लेते हैं क्या है। बेनिफिट मैंने बताया शेयर हनान के, थोड़ा सा फास्ट भी है। अगर हमारे पास ज्यादा कंडीशंस लगी हुई हो तो हम उस सूरत में भी इसको यूज करते हैं। और ब्रेक का कीवर्ड भी हमें मिल गया है कि जहां पे हमारा कोड चल गया उसके बाद आगे के स्टेटमेंट ये रीड नहीं करेगा। बाकी इतना ज्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 40 हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट, हाउ टू कंप्लीट देम। अच्छा, वही चीज बता रहे हैं डिफॉल्ट वाली, जो कि इन्होंने ऊपर वाले चैप्टर में नहीं बताई थी, नीचे वाले चैप्टर में बता दी हाउ टू कंप्लीट देम। इन्होंने डिफॉल्ट का एक कीवर्ड यूज कर लिया कि अगर कोई सा भी केस ट्रू ना हो, कोई सा भी केस ना चले। अच्छा, शेख हारिस पूछ रहे हैं व्हाट हैपन व्हेन वी रिमूव ब्रेक। अगर हम ब्रेक हटा देंगे तो वो सारे स्टेटमेंट चलाएगा, सारे चलाएगा, सब चल जाएंगे। हेलो भी, हेलो गॉस भी लिखा हुआ आएगा, हेलो बासित भी लिखा हुआ आएगा, और बल्कि नहीं, ये वाला केस नहीं चलेगा, डिफॉल्ट वाला चलेगा। अगर मैं इससे ब्रेक हटा दूंगा, मैंने ये ब्रेक हटा दिया, ब्रेक हटा दिया, इसमें ब्रेक नहीं लगा हुआ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गॉस। पहले ये दिखाएगा हेलो गॉस, उसके बाद ये डिफॉल्ट वाला भी दिखा देगा मुझे हेलो। इसको चला के मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने रिफ्रेश करा, इसने मुझे दिखाया हेलो गॉस। अच्छा, इसने सारे ही चला दिए, हेलो बासित और हेलो। ब्रेक नहीं लगाया था, इस वजह से उसने सारे के सारे स्टेटमेंट चला दिए। तो ब्रेक लगाना भी इसमें जरूरी है। ठीक है जी, तो ब्रेक मैंने इसमें लगा दिया। और आगे हम देखते हैं क्या है आगे। अच्छा, आगे 41 चैप्टर है वाइल लूप्स का, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सर, या आज पढ़ा दें? तो पूछ लेते हैं कि स्टूडेंट्स आप लोग बता दें कि आप लोग क्या चाहते हैं कि वाइल लूप जो है 41 चैप्टर नंबर आज स्टार्ट कर दिया जाए, या फिर जो चीज़ आज करी हैं इसी में थोड़ा सा और प्रैक्टिस करी जाए। अच्छा ठीक है, वीडियो दोबारा देख लेंगे। तो सर आप ज्वाइन कर रहे हैं? ठीक है सर अली, आपको ज्वाइन करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके जी, सो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है।
एक चीज़ ये है कि जब आप इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं ना, तो स्विच स्टेटमेंट इज फास्टर एज कंपेयर टू इफ एंड एल्स। तो मतलब जब आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास कंडीशंस हो तो ट्राई टू यूज स्विच स्टेटमेंट रादर देन इफ एंड एल्स। मैंने आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोग यकीनन शायद ऑलरेडी आपको पता चल ही गया होगा कि असाइनमेंट नंबर 6 पोस्ट हो गया ग्रुप में, जिसकी डेडलाइन नेक्स्ट संडे 5 PM तक है। उसमें 21 चैप्टर से लेके 38 चैप्टर तक है। मुझे लग रहा था कि शायद हम स्विच नहीं कर पाएंगे, तो मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया। तो चलें, स्विच का आपको बाद में दे देंगे। चैप्टर 21 से लेके 38 तक है। आप लोगों को इस वीक में कंप्लीट करना है। रिमेंबर वन थिंग, जो असाइनमेंट ऑन टाइम पे कंप्लीट नहीं करेगा, हम उसको अल्टीमेटली कोर्स से निकाल देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज अगर 3000 स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल एक्टिव है, उसको रिड्यूस हो गए 2000 हो जाते हैं या 1000 हो जाते हैं या 300 हो जाते हैं या 100 हो जाते हैं या 50 हो जाते हैं या 10 हो जाते हैं या 5 हो जाते हैं या 1 हो जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक वो बिलगेट निकालना है कि जो पाकिस्तान की तकदीर को चेंज कर देगा। और अगर हमने 3000 बिल गेट्स निकाल दिए तो इस कोर्स से इससे बेहतरीन चीज़ तो हो नहीं सकती। तो ओके, सो इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क तो पूछ लें। आज हम क्लास को थोड़ी सी, मेरी तबीयत भी डाउन है। और दोस्त आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा, तो आप आ जाए दोबारा, बाहर क्यों गए? तो 1 वीक नहीं, प्लीज 2 वीक। एक वीक में 7 डेज होते हैं और 168 आवर्स होते हैं। और 168 आवर्स को हम अगर कैलकुलेट करें, लेट मी चेक, 168 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 10,080 मिनट्स हम देते हैं इनको एक छोटे से असाइनमेंट के लिए। तो ये तो अब डेली बेसिस में आप इनको असाइनमेंट 20-20 चैप्टर का देना चाहिए भाई। 10,080 मिनट्स आपके पास है, उसमें से कितने मिनट का असाइनमेंट दिया हमने? मैक्सिमम हमने 300 मिनट का दिया होगा। 300 मिनट कितने होते हैं? 5 घंटे। बाकी 10,080 में से 300 निकालो, चलो माइनस 300, 9,780 मिनट्स हमने छोड़े हुए हैं। आप अपनी जिंदगी जियो इसमें, हम नहीं कहते इसमें आप काम करो। आप सिर्फ 300 मिनट दे दो, 9,780 मिनट्स आपके अपने हैं, हमें नहीं चाहिए। सेकंड देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60, 5,86,800 सेकेंड आपके अपने हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यार इससे ज्यादा टाइम और कौन दे सकता है? तो ठीक हो गया। सो वील कीप अप टिल हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे तक आपको असाइनमेंट करना है। नहीं किया अब टाइम एक्सटेंड नहीं होगा और आपको कोर्स से निकाल दिया जाएगा। सिंपल इज दैट, नो अदर बात, नो अदर फंडा, सिंपल। हम आपको अब थोड़ा सा टाइम आ गया है कि आपसे अब मेहनत करवानी पड़ेगी, क्योंकि अब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट है ना। जब तक हम पीछे से आपको स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, मैं सॉरी कह नहीं सकता, सिर्फ यहाँ पर इस क्लास में बॉयज होते तो मैं ये कहता कि जब तक हम डंडा नहीं देंगे आप लोग काम नहीं करेंगे। बट क्योंकि यहाँ पर को एजुकेशन है तो मैं स्ट्रिक्ट का वर्ड यूज करूंगा। ठीक हो गया। सो गेट रेडी बिकॉज नाउ द टाइम हैज बिगन। इन 1 or 2 months हम आपको गारंटीड कहते हैं कि इस काबिल बना देंगे कि आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर पाओगे। आई रिपीट, सिर्फ ये 2 से 3 महीने की मेहनत है। बोलेंगे सर अभी आप 1 से 2 कह रहे थे, अब 2 से 3 हो गए। बिल्कुल 3 महीने मैक्सिमम, सही है। 3 महीने साथ नहीं छोड़ना, बता दूं मैं, 3 महीने साथ नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग टू बी बेस्ट फॉर यू पीपल।
अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। असाइनमेंट वक्त पे कंप्लीट कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।